जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास के अंदर हम लोग अपना जो करंट चैप्टर चल रहा था, द चैप्टर 6 क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उसी को कंटिन्यू रखते हुए अपने आगे के पार्ट को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार अपने प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूँ, जिससे आपकी जो चीज़ें जो हों दिमाग में रहें कि हमारा डिस्कस क्या चल रही थी। तो ये जो चैप्टर है आपका ना, चैप्टर 6, ये बात करता है बेसिकली आप हमारे देश में जो इमरजेंसी का पीरियड था ना, उसी की ये चैप्टर बात करता है। उसके इमरजेंसी क्यों लगा था, इमरजेंसी के दौरान क्या-क्या चीज़ें हुई थी, उतनी डिटेल में नहीं, केवल पॉलिटिकल सिचुएशन समझने के लिए ही ये केवल बात करता है। ठीक है, इमरजेंसी में बहुत डिटेल में नहीं गया है, केवल आपको एक उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी ये समझाना इसका मकसद, वो मेन एम है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमरजेंसी हम ऑलरेडी अपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके थे। ठीक है, जिसमें हमने इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देखा था। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमने देखा था कि देश की जो इकोनॉमिक परिस्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। ठीक है, क्या थी? बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। साथ ही में आपका जो बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो फिर ईस्ट पाकिस्तान वाला हमारा जो दिक्कतें जो हुई थी, तो उससे क्या था, सिचुएशन और बिगड़ गया था। उसके बाद आपकी क्या बोलते हैं, यूएस जो थी, जब हमारा पाक के साथ वॉर स्टार्ट हुआ, तो यूएस ने जो एड वगैरह प्रोवाइड करते थे इंडिया को, वो भी स्टॉप कर दिया था। साथ ही में आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस थी वो भी क्या हुई थी, इंक्रीज हो गई थी, जिससे आपकी जो इन्फ्लेशन थी, जो कमोडिटीज के प्राइसेस थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लगभग 30% तक बढ़ गए थे। तो ये थी इस समय हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो ज़्यादा थी नहीं। अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं रहेगी तो भैया क्या होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा था। ठीक है, साथ ही में क्या था कि मानसून जो था वो आपका फेल हो चुका था। गवर्नमेंट इतनी परिस्थिति खराब हो गई थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी को अप्रोच करना पड़ा था सरकार को। ठीक है, मानसून डिक्लाइन हुआ था, तो उससे क्या होता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी हमारी घट गई थी। तो ये चीज़ें हमने इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखा था। अब इसी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से देश में कई जगह क्या थे, मूवमेंट स्टार्ट हुए। बेसिकली गुजरात एंड बिहार मूवमेंट मेन रीजन माना जाता है। दोनों जो थे भैया किसके द्वारा किए गए थे, स्टूडेंट के द्वारा किए गए थे। लेटर आपके बाद में अपोजिशन पार्टीज वगैरह इसको ज्वाइन की थी। तो गुजरात वाला जो मसला था, जो क्या बोलते हैं आपका मामला था, वो तो लेटर में जाके क्या था, सेटल हो गया था। हुआ क्या कि स्टूडेंट ने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट, फिर लेटर उसको अपोजिशन पार्टीज ने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि विनो को सरकार हटाने की डिमांड की गई। इतना मूवमेंट बढ़ गया, आंदोलन बढ़ गया कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। इम्पोज करने के बाद आपकी फिर से इलेक्शन कराने की बात हुई, इलेक्शन वगैरह हो गया, तो वहाँ क्या था, मामला सॉल्व हो गया, हल हो गया। लेकिन फिर बात आई आपकी बिहार मूवमेंट की। बिहार मूवमेंट में क्या हुआ, बिहार में भी स्टूडेंट ने क्या था, आपका राइजिंग प्राइजेस के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट स्टार्ट किया। फिर लेटर उन्होंने जयप्रकाश नारायण, जो कि उस समय एक सोशल वर्कर थे एंड एक्टिव पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स एक तरह से कह सकते हैं छोड़ चुके थे, उन्हें इनवाइट किया कि आप जो हो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने मान लिया। कंडीशन ये भी हमने देखा था कि ये कहा कि एक तो नॉन वायलेंट रहेगा, दूसरा क्या है कि ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे भारत में क्या है, ये मूवमेंट बढ़ना चाहिए। एंड लेटर हम देखते हैं कि बिहार मूवमेंट में हुआ भी ये। जब बिहार की गवर्नमेंट ने सुना नहीं, एंड लेटर क्या हुआ, लोग जुटते गए, और ये जो आपका पूरा मूवमेंट था बिहार का, बंद हो रहे थे, हड़ताल हो रहे थे, ये पूरे देश में जाके फैल गया। ठीक है, पूरे देश में फैला ही, इसके साथ साथ क्या हुआ, उसी टाइम आपके रेलवे के एम्प्लॉयज जो थे, रेलवे कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया भैया, नेशन वाइड क्या हुआ, स्ट्राइक घोषित कर दी। तो उससे भी क्या हुई, जो एक तो भैया इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बुरी, इतने मूवमेंट हो रहे हैं, ऊपर से जब रेलवे अपनी क्या करे, स्ट्राइक घोषित कर रहे, तो क्या होता है, इट थ्रेटेंड टू पैरालाइज द कंट्री। ये सब चीज़ें आपकी चल रही थी। लेटर हमने और डिटेल में पढ़ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या था, एक तो आपका हो गया इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हम देख चुके हैं। दूसरा आपका जो पॉलिटिकल में कह सकते हैं, बिहार एंड गुजरात मूवमेंट। एंड जो मेन कॉन्टेक्स्ट था वो था जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट का। उसी को हम और डिटेल में हम आज से डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट यही था कि गवर्नमेंट जो थी वो ये कहती कि भैया जुडिशरी जो है वो बढ़िया से काम नहीं कर रही, जुडिशरी जो है गवर्नमेंट को कहती रहती। ठीक है, यही कहते कहते ये अस्पताल दिक्कत चल रही थी। ये चीजें जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे। राइट, अब जो है हम समझते हैं कि आखिर मेन क्या पॉइंट था जिससे
मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर करनी ही पड़ गई या डिक्लेयर किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं जो मेन पॉइंट था वो ये था, हुआ क्या कि 12 जून यहाँ से अपना क्या है आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी का। इससे पहले हम अपने प्रीवियस पार्ट की इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे, राइट। तो हुआ क्या कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक जजमेंट पास किया। हुआ क्या था, इंदिरा गांधी, थिंक सब जानते होंगे, ठीक है। तो जब आपका इलेक्शन हुआ था 1971 का, तो उनके अगेंस्ट जो थे राज नारायण, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, राज नारायण जो थे इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो हुआ क्या कि राज नारायण जी क्या हुए, लॉस्ट, ठीक है, वो हार गए। एंड क्या हुआ, इंदिरा गांधी जीत गए, तभी तो बाद में जाके पीएम बनी, ठीक है, एमपी बनी, एंड देन लेटर से बिकम द पीएम। हुआ क्या, ये हारने के बाद भैया चले गए कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने क्या किया, पिटीशन दाखिल किया, ये चैलेंज किया कि जो इंदिरा गांधी ये चुनाव जीती हैं, एमपी जो बनी है, पीएम जो बनी है, ये चुनाव जीती हैं, इसमें इन्होंने गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट जो वर्कर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनका प्रयोग किया है इस अपनी इलेक्शन कैंपेन करने में, ठीक है। तो जब चैलेंज उन्होंने किया और इलाहाबाद कोर्ट में फिर केस वगैरह चला, तो इलाहाबाद कोर्ट में क्या किया, राज नारायण के यू नो पक्ष में फैसला सुनाया, और ये फैसला आया कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने ये काम किया है, एंड इस वजह से इनका जो इलेक्शन जो है इनवैलिड घोषित किया जाता है, यानी सी कुड नॉट, अब वो एमपी नहीं रहेंगे। इलेक्शन इनवैलिड घोषित करना मतलब कह सकते हैं कि अब वो एमपी नहीं रहेंगे, एमपी नहीं रहेंगे तो पीएम पद से भी नहीं, पीएम भी नहीं रह पाती, ठीक है। फिर बाद में हुआ क्या, ये कहानी आपकी चल रही थी, ठीक है, ये फिर हुआ क्या कि इंदिरा गांधी की जब पता चला ये सब चीजें, तो ये क्या गई, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ये गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ छूट कह सकते हैं नहीं दिया, पार्शियल स्टे दिया। उसमें इन्होंने ये कहा ये जो है एमपी रह सकती हैं, बट जब तक ये पूरा केस आपका जो है पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाता, ये पार्लियामेंट की रेगुलर वर्किंग होती है, प्रोसीडिंग्स होती है उसमें लोकसभा की, उसमें ये क्या होंगी, कोई भी हिस्सा या कोई भी पार्ट क्या है नहीं कर सकेंगे उसके अंदर, ठीक है। सो जब इतना चीजें हुई, मतलब आप सोचिए देश के पीएम के इलेक्शन को ही इनवैलिड घोषित कर दिया है कि ये वो एमपी ही नहीं है, तो जाहिर सी बात थी भैया अपोजिशन शांत कहाँ रहने वाली थी, ठीक है। एंड पहले से ही सिचुएशन देश की खराब थी, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट आपकी मूवमेंट चल रही थी, जयप्रकाश नारायण द्वारा लीड की जा रही थी। तो जब जाहिर सी बात है भैया शांत तो रहने वाला नहीं थे। तो अब शुरू हुआ इसके बाद बिग पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन, मतलब दुनिया दुनिया भर में नहीं, माफ करिए, पूरे भारत में चारों तरफ मासिव डेमोस्ट्रेशन इनके खिलाफ होने लगे कि ये जो है अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं। इनके रेजिग्नेशन के लिए क्या हुआ, पूरी चारों तरफ नेशन सत्याग्रह की आंदोलन वगैरह करने चालू कर दिए गए, ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने ये आग्रह करना शुरू कर दिया कि पुलिस वगैरह जो है दे हैव टू नॉट ओबे एनी इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर, ठीक है। सो दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। पूरा जो पॉलिटिकल मूड था उस समय, आप खुद इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन, पीएम है, पीएम को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से जजमेंट आता है हाई कोर्ट से कि वो जो है उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज का यूज किया है। एंड आज के कॉन्टेक्स्ट में आप सोच के देखिए क्या हाल होगा देश का, ठीक है। एंड वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाए एंड सी इज नॉट रेडी टू रिजाइन, एंड ही इज नॉट रेडी टू रिजाइन, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट विल बी द सिचुएशन आज के, वो तो हम बात करें 1970 के बाद, ठीक है। पूरा मूड जो था, पूरा देश का अंदर का जो सब चीजें थी ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्या है भैया, तो ऑन जून 1975 ड्यू टू, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के थ्रेट हैं, जिससे देश को बहुत नुकसान हो सकता है। एंड यूजिंग द आर्टिकल 352, आर्टिकल नाम याद रखेंगे, इमरजेंसी किसके अंदर कर सकते हैं, 352 के अंदर गवर्नमेंट ने भैया ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्या किया, डिक्लेयर कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट, तो होता क्या है कि ऑन द ग्राउंड इंटरनल थ्रेट, बट हम करके आर्टिकल 352 के अंदर ये दे रखा है कि गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी घोषित कर सकती है या तो एक्सटर्नल थ्रेट एंड या तो थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेज की, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि बहुत बड़ा क्राइसिस अराइज हो गया है, इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है इमरजेंसी में, एक बार आपका इमरजेंसी लग जाता है ना, तो जितनी भी आपकी फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है कि आपका सेंट्रल है, सेंट्रल के नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब क्या है, ये सब पावर जो है किसके पास चला जाता है, यूनियन के पास चला जाता है, ठीक है। क्या होता है,
फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सस्पेंड हो जाता है, ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ होम, यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा क्या होता है कि सरकार को ये भी पावर मिल जाता है कि वो जो है लोगों की फंडामेंटल राइट की हम बात कर रहे हैं, किसी भी फंडामेंटल राइट को रोक सकती है या कर्टेल कर सकती है इमरजेंसी के अंदर। उस समय ये पावर था जब लग गया तो, ठीक है। अब ऐसा सवाल बनता है कि मन बन रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा दिया क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जब ये बनाया था इमरजेंसी का, इतनी पावर क्यों दी थी कि उन्होंने ये सोचा था कि इमरजेंसी जो होगा बहुत, जब देश में मुश्किलें आ जाएंगी तभी हो सकता है, या पॉलिटिकल सिचुएशन जो खराब हो सकता है। इस वजह से उन्होंने सोचा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कि इमरजेंसी जो है वो तभी दिया जा सकता है क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में लगाएंगे, ठीक है। बट वो अलग बात है कि यहाँ पे मिसयूज किया गया, ठीक है। तो मतलब उस नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उस सिचुएशन में रन नहीं कर सकती, इस वजह से स्पेशल पावर आपको दिए गए थे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि 25 जून की 1975 तो गवर्नमेंट ने लगा दिया। अब लगाया कैसे, ये कहानी समझते हैं। ये तो हमें समझ लिया कि स्टेट ऑफ डिक्लेरेशन इमरजेंसी लगा, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया गया। बट हुआ कैसे, तो देखिए हुआ क्या कि 25 जून 1975 की रात को प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी ने रिकमेंड किया टू द प्रेसिडेंट कि आप जो है इमरजेंसी इंपोज करो। प्रेसिडेंट कौन था उसमें, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो अब भैया प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट जो एक तरफ से होता क्या है, पीएम कहते हैं प्रेसिडेंट सुनते हैं, भैया प्रेसिडेंट ने तुरंत इंपोज कर दिया। इंपोज होते ही उसी रातों रात जितने भी आपके मेजर न्यूज़पेपर के ऑफिस थे सबकी बिजली जो थी काट दी गई। बहुत बड़ी संख्या में लीडर्स एंड अपोजिशन पार्टीज के जो वर्कर थे उनको रातों रात अरेस्ट कर लिया गया। एंड मजे की बात है यहाँ पे ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है, कैबिनेट को उस दिन ही अगले 26 जून को मॉर्निंग बताया जाता है, जब ये सब चीजें हो चुके, इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी के बाद ये सब चीजें हो गई, अरेस्ट कर लिया गया, तब उनको स्पेशल मीटिंग में बुला के भैया अगले दिन बताया जाता है कि ये सब चीजें जो है हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एग्जैक्टली कैसे हुआ, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि बहुत डिटेल में हमें क्या है नहीं जाएंगे इस चैप्टर का। देखिए पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस का ये नाम ही है किताब का, तो हमें केवल राजनीति को समझना है, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे तो बहुत बड़ी इमरजेंसी छोटी थोड़ी ना है भैया, ठीक है। हमें राजनीति को समझना, राजनीति कैसे चली, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज में हुआ क्या, पहला चीज तो यही हुआ, जितने भी आपके हड़ताल चल रहे थे, स्ट्राइक थे, सबको क्या किया, बैन कर दिया गया। अभी हमने पढ़ा कि अपोजिशन लीडर्स जो थे उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने तीसरा क्या किया कि जो भी आपको प्रेस को फ्रीडम मिली रहती है उसको सस्पेंड कर दिया गया। एंड न्यूज़पेपर को ये कहा गया, जो भी न्यूज़पेपर के छापने वाले लोग थे, कि आप जो भी मटेरियल छापो, छापने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसे प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। ये तीसरा पॉइंट कहा गया। तो चौथा ये किया गया कि आपकी जो कम्युनल एंड सोशल कह सकते हैं एक तरह से ग्रुप्स थे, उनको सरकार ने बैन कर दिया। जैसे आपकी आरएसएस एंड जमायत इस्लामी को बैन ही कर दिया गया, ठीक है। तो प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स आपके चल ही रहे, वो अलग डिसअलाउ कर दिया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडर द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी ये है कि वेरियस फंडामेंटल राइट जो थे लोगों के वो सस्पेंड कर दिए गए, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सिटीजन टू मूव द कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट। आपको याद होगा आर्टिकल में हमें क्या है, हमारे संविधान के अंदर ये हमें अधिकार दिए गए हैं कि हम जो हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट। तो ये जो राइट था हमारा, ये क्या किया, सस्पेंड कर दिया गया था उस समय इमरजेंसी के अंदर। प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया गया था। इसमें क्या होता है कि आपको बस शक के गुनाह पे ही क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया, मतलब ये सोच के कि वो जो एक इंसान है वो फ्यूचर में जाके क्राइम करेगा, उसी के शक के गुनाह पे प्रिवेंटिव डिटेंशन ये कह सकते हैं इमरजेंसी के अंदर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, दैट दे में कमिट एन ऑफेंस इन द फ्यूचर। ये था आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट जो कि इमरजेंसी के दौरान यूज किया गया था, ठीक है। एंड ये भी इमरजेंसी के उसमें दिया गया कि लोग जो हैं वो अपने अरेस्ट को चैलेंज ही नहीं कर सकते। मतलब थ्रू हेबियस कॉर्पस ये कहता है कि अगर आपको किसी भी लीगल तरीके से
कह सकते हैं अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो आप जो है हैबियस कॉर्पस पिटीशन क्या है कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। तो ये भी जो है लोग बंद कर दिया गया कि लोग जो है इस अरेस्ट को हैबियस कॉर्पस के थ्रू क्या है चैलेंज नहीं कर सकते। सरकार का यह कहना था कि इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ द रीजन एंड ग्राउंड ऑफ देयर अरेस्ट। फिर हुआ क्या कि फिर भी लोगों ने जब पिटीशन वगैरह दाखिल किया तो कई हाई कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि कोर्ट जो है ऐसी पिटीशन सुनेगी, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस सुनेगी। ठीक है, फिर हुआ क्या, फिर लेटर जब समय बीता तो अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इसको ओवर रूल कर देती है। याद रखिए एक बात यहाँ पे, मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था जो कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी वाला टॉपिक था, ठीक है, इसी के पीछे डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पहले कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पहले क्या होता था कि मोस्ट सीनियर पर्सन बनते थे, बट सरकार ने क्या किया था उनको ना बना के जो टॉप 3 मोस्ट सीनियर पर्सन थे उनको ना बना के किसी और को चीफ जस्टिस बना दिया था। तो ये भी एंगल हमें क्या है ये सब चीजें पढ़ते समय ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इसको ओवर रूल कर दिया हाई कोर्ट को ऑर्डर को और सरकार की प्ली मान ली। अब सरकार की प्ली मान ली तो इसका मतलब ये था कि सरकार जो है लोगों की सिटीजन्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को छीन सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी का दरवाजा ही पूरी तरह से जजमेंट जो दिया पूरी तरह से बंद हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार का कहना था सरकार जो चाहे वो करे, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। सिंपल सा मतलब ये था। ठीक है, सो हुआ क्या कि बहुत पॉलिटिकल वर्कर ये दिन हम देखते जा रहे हैं जो अरेस्ट हुए, जो नहीं अरेस्ट हुए वो अंडरग्राउंड होके अपना प्रोटेस्ट क्या किए चालू रखते गए और बढ़ते गए। और जो न्यूज़पेपर वगैरह थे आपके इंडियन एक्सप्रेस में वो क्या करते थे, ये प्रोटेस्ट में इमरजेंसी के प्रोटेस्ट में जिनकी सेंसरशिप कर दी जाती थी। तो मान लीजिए जैसे आपका एक ये न्यूज कॉलम है, एक न्यूज कॉलम ये है, एक न्यूज कॉलम ये है, एक न्यूज कॉलम ये है। तो मान लीजिए ये एक ठीक है, अब सरकार के पास गया छपने से पहले क्या था सेंसरशिप की जरूरत थी। अब सर छपने के पास गया, सरकार ने कहा कि ये जो है आप नहीं छाप सकते, तो वो क्या करते थे न्यूज़पेपर वाले इस पूरे हिस्से को वैसे ही मतलब ब्लैंक छाप देते थे। ठीक है, क्या करते थे लिविंग ब्लैंक स्पेसेस वेयर न्यूज आइटम हैड बीन सेंटर। ये क्या क्या लोग प्रोटेस्ट क्या कर रहे थे इमरजेंसी में वो चीजें हमारी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, कई मैगजीन ने तो भैया अपना धंधा ही बंद कर दिया। ठीक है, कई जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। ऑलराइट, और उसके बाद क्या था मैनी अंडरग्राउंड जो न्यूज लिटरेचर वगैरह चल रहे थे वो अपना काम करते रहे। इसके बाद इसमें दो लोग का मुख्य नाम दे रखा है, एक थे कन्नड़ के राइटर शिवराम करनत एंड फनीस वारंत रेणु। इनको पद्मश्री क्या किया गया था अवार्ड किया गया था। तो इस इमरजेंसी के प्रोटेस्ट में इन्होंने अपने अवार्ड्स वगैरह भी क्या थे भैया लौटा दिए थे। ठीक है, ये चीजें आपकी चल रही थी। अब इसी इमरजेंसी के पीरियड में जो पार्लियामेंट थी आपकी उसने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे बदलाव लाए। पहला बदलाव ये लाया, अगेन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। पीएम इंदिरा गांधी उनका हाई कोर्ट ने क्या किया था इलेक्शन इनवैलिड कर दिया, एमपी नहीं रह सकती, पीएम नहीं रह सकती। तो इस कॉन्टेस्ट को याद में रखते अब हम आगे की लाइन समझते हैं। पार्लियामेंट ने पहला चेंज ये लाया कि एक अमेंडमेंट किया गया, ये था कि कोई भी इंसान जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर। ये आपका इमरजेंसी लगने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव लाया गया। फिर आपकी 42nd अमेंडमेंट बहुत फेमस अमेंडमेंट है, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें से एक पॉइंट इसमें यहाँ पे दे रखा है वो ये था कि जो लेजिस्लेचर का हम जानते हैं नॉर्मली क्या आज 5 साल कार्यकाल चलता है, उसको 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। इसी इमरजेंसी पीरियड के दौरान क्या किया गया था कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन हो सकते हैं, यानी दस इफेक्टिवली आफ्टर 1971 इलेक्शन नीडेड टू बी हेल्ड ओनली इन 1978 इंस्टेड ऑफ 1976। ये सब चीजें क्या थी आपकी कॉन्सिक्वेंसेस थे या बेसिकली कह सकते हैं इमरजेंसी पीरियड के दौरान चली हमारी। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप आपको याद रखना है कर दिया गया। ठीक है, लोगों ने अपने पद्मश्री अवार्ड लौटा दिए। राइट, पार्लियामेंट में कई बदलाव लाए गए, इस चीज जो है आप ध्यान में रखना। फिर हम समझते हैं आगे लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी को कि हमें क्या सीख मिलती है इमरजेंसी से। तो इमरजेंसी जो है आपकी ये इंडिया की डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों दर्शाती। कैसे, तो पहला लेसन हमें मिलता है, आप खुद सोचिए इमरजेंसी के दौरान क्या सिचुएशन रही होगी। मतलब सरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा बंद कर दिया तो एक तरह से डिक्टेटरशिप वाली सिचुएशन आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद आज हमारा जो संविधान है, आज हमारी जो इंडिया है वो
उसको पूरी तरह से डेमोक्रेसी को समाप्त नहीं कर पाई जो भी सरकार थी उस समय, ठीक है। तो वन लेसन ऑफ इमरजेंसी इज दैट, ये हमें मालूम चलता है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे, जो कि आज हम सुनते रहते हैं, कई अपोजिशन पार्टीज जो है कहती रहती हैं कि सरकार जो है डेमोक्रेसी खतरे में ला रही, संविधान खतरे में है, ये चीज है। आप खुद सोचिए, इमरजेंसी के दौरान जब भैया सरकार डेमोक्रेसी को नहीं खत्म कर पाई पूरी तरह से, तो अब क्या कर पाएगी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या हमें सीखने को मिलता है, वो ये है, अब फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आपके इमरजेंसी के बाद बदलाव ला गया। अब ये कहा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण राइट लगाए गए थे इमरजेंसी। अब ये कहा गया इंटरनल इमरजेंसी जो है वो केवल जब तक कि आर्म्ड रेबेलियन देश के अंदर ना हो, लोग हथियार उठा के क्या करें, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट न कर दें या लोगों को मारना स्टार्ट न करें, तब तक जो है इंटरनल इमरजेंसी देश के अंदर क्या है नहीं लगाई जा सकती, राइट। सो एंड दूसरा फिर इसी में बदलाव ये रह गया कि अब जो है इमरजेंसी लगाने के लिए चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, पहले कैबिनेट की रिटन में अप्रूवल जानी चाहिए प्रेसिडेंट के बाद, तभी क्या है इमरजेंसी लग सकती है, जो कि इससे पहले नहीं था। इससे पहले हमने एक सिंपल देखा क्या कि पीएम ने प्रेसिडेंट से कहा भैया इमरजेंसी लगाइए, प्रेसिडेंट ने लगा दिया, राइट। कैबिनेट को पता नहीं, कैबिनेट को भैया अगले मॉर्निंग को मीटिंग बुला के बताया जाता है कि ये सब चीजें घटनाएं हो चुकी हैं, बताइए, ठीक है। तो तीसरी सीख हमें मिलती है कि इमरजेंसी जो थी, लोगों को जो हमें अधिकार मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो सिविल लिबर्टी, जो फ्रीडम हमें मिला है, उसने इमरजेंसी में क्या किया, सबको अवेयर कर दिया। वो कहते हैं ना, जब तक अपने पास आस पास सब कुछ चीजें रहती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चलती, जब तक कि हमसे वो चीजें जो हो छीन ना जाए तभी उसकी असली वैल्यू जो है हमें पता चलती है। तो जब इमरजेंसी के दौरान सबकी फंडामेंटल राइट को छीना वगैरह किया गया, तब जाके उसके बाद खत्म हुए, तब जाके हमें अपने सिविल लिबर्टीज की असली मकसद जो है, असली उसका वैल्यू समझ में आया, ठीक। तो ये सब चीजें आपकी चल रही थी, बाकी इधर से आप लोग और कुछ समझाने की इसमें है नहीं, आगे हम बढ़ते हैं, राइट। सेकेंडली आपका जो इसके बाद एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इलेक्शन नहीं, बट आपका बस पॉइंट दे रखा है वो ये है कि इमरजेंसी जो थी वो एक्चुअल सरकार ने तो घोषित कर दिया था, बट इसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन था ना, वो पुलिस एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके द्वारा किया गया था। उनको एक तरह से क्या था, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सा कमीशन रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस जो थे वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके एक तरह से वल्नरेबल हो गए थे पॉलिटिकल प्रेशर में, ठीक है। एंड ये चीज जो है वो इमरजेंसी, मतलब ये इससे हमें ये मान चलता है कि इमरजेंसी से पहले कहीं ना कहीं ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, ये इमरजेंसी से दौरान और अभी भी हम देखते हैं ये प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट करती है। दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वेनिश आफ्टर द इमरजेंसी, की प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर जो रूलिंग पार्टी है, आप खुद सोच के देखिए कि कोई बहुत कम होता है कि रूलिंग पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई केस हो जाए, पुलिस कुछ बोल दे, कुछ नहीं होता। अगर कोई बोलता है तुरंत ट्रांसफर करके क्या उसकी नौकरी भैया कभी प्रमोशन हो नहीं सकता, खत्म कर दिया जाता है उसका एक तरह से पूरा जॉब ही, ठीक है। ये सब चीजें जो आपके इमरजेंसी के टाइम से स्टार्ट हुई थी, राइट। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, राइट। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, फर्स्ट पार्ट में ही, कि इस पूरे चैप्टर को हम जो थर्ड पार्ट में, 3 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हमने बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी समझा था, राइट। सेकेंड पार्ट जो की है इसमें हमें इमरजेंसी के पीरियड, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी से लेके इमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस से क्या क्या चीजें हुई, क्या लेसन्स मिलते हैं, ये चीजें हमने पढ़ा। अब इसके बाद पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी जो है थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, राइट, जिसमें हम बेसिकली जो इमरजेंसी के बाद वाला इलेक्शन हुआ उसकी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।